नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा, चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सॉइल साइंस के एपिसोड 3 पार्ट 3 के बारे में। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके सारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, तो वीडियो के साथ आखिरी तक जुड़े रहें। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप अभी तक एग्री मंत्रा के सोशल प्लेटफॉर्म पर नहीं जुड़े हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। पहला हमारा पॉइंट है, पोलन वाइबिलिटी ऑफ वीट इज़ रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ बोरॉन। यानी कि जो पोलन होते हैं, जो परागकण होते हैं, उनका सीधा सीधा संबंध बोरॉन से होता है। यानी कि उनको जो वाइबिलिटी जो प्रदान करता है वो बोरॉन ही प्रदान करता है। तो यहाँ पे यही है कि जो वीट होता है, जो गेहूँ होता है, उसमें जो पोलन की वाइबिलिटी मिलती है उसको बोरॉन की सप्लाई से ही मिलती है। आपको इतना याद रखना है, पोलन की वाइबिलिटी बोरॉन से संबंधित होती है। फिर है, मोस्ट प्रेफरेबल सॉइल स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप आर ग्रेनुलर एंड लोमी स्ट्रक्चर। मतलब कि जो मिट्टी है, जो मृदा है, उसका जो संरचना होती है वो कौन सी संरचना सबसे अच्छी मानी जाती है? प्रिज्मेटिक होती है, कॉलमनर होती है, ग्रेनुलर होती है। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, तो आपको याद रखना है कि जो ग्रेनुलर होती है मतलब जो दानेदार संरचना होती है, और एक लोमी टेक्सचर सॉइल होती है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी मानी जाती है एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए। ठीक है, इसके बाद है, सॉइल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल कैन बी चेंज्ड बाय मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बट सॉइल टेक्सचर कैन नॉट बी चेंज। यानी देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि सॉइल स्ट्रक्चर और सॉइल टेक्सचर क्या होता है। तो जो तीन पार्टिकल्स जो होते हैं सॉइल में, सैंड, सिल्ट और क्ले, हमने पढ़ा है एसएससी, सैंड, सिल्ट, क्ले। तो इनका जो अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। यानी कि अरेंजमेंट ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले, उसको हम बोलते हैं सॉइल स्ट्रक्चर। और जबकि जो सॉइल टेक्सचर क्या होता है, सॉइल टेक्सचर में सैंड, सिल्ट, क्ले का जो प्रपोर्शन होता है, मतलब कि सैंड कितने प्रतिशत है, सिल्ट कितनी है और क्ले का कितना प्रतिशत है मिट्टी में, उसको हम बोलते हैं मृदा गठन या सॉइल टेक्सचर। तो जो हमारी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, मतलब जैसे टिलेज कर रहे हैं, इरिगेशन कर रहे हैं, सोइंग कर रहे हैं, तो उससे जो रहता है, जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो चेंज होता रहता है, वो बदलता रहता है। लेकिन जो सॉइल टेक्सचर है, मतलब जो मृदा का गठन है, मृदा गठन है, वो कभी चेंज नहीं होता। वो जो बना हुआ है वो वैसा ही रहता है, स्टेबल ही रहता है। ये आपको याद रखना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा है, एम्प्टी स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स इज़ कॉल्ड एज पोर स्पेस। मतलब कि जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, सॉइल साइंस के 2 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उन लेक्चर को देखें, ताकि वीडियो को अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका समझ में आए। तो हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि जो सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मृदा के कण होते हैं, उनके बीच में जो जगह होती है उसी को हम पोर स्पेस कहते हैं। ये 2 टाइप की होती है, मैक्रोपोर्स और माइक्रोपोर्स। तो ये पॉइंट यहाँ पे यही दे रहा है, एम्प्टी स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल इज कॉल्ड एज पोर स्पेस। जो कि मृदा के जो कण होते हैं उनके बीच में जो जगह होती है उसी को हम पोर स्पेस कहते हैं। फिर है मैक्रोपोर्स। मैक्रोपोर्स ऑफ सॉइल आर फिल्ड विथ एयर वाइल माइक्रोपोर्स विथ वाटर, फिल्ड विथ वाटर। मतलब कि जो हमने जैसे अभी पोर स्पेस पढ़ा, उन्हीं में 2 टाइप के पोर स्पेस होते हैं, मैक्रोपोर्स और माइक्रोपोर्स। मतलब मैक्रो मतलब बड़े छिद्र होते हैं और माइक्रोपोर्स मतलब छोटे छिद्र होते हैं। जो मृदा में जो पोर स्पेस में जो बड़े छिद्र होते हैं उसमें एयर की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब उसमें एयर या वायु, हवा भरी रहती है। जबकि माइक्रोपोर्स जो होते हैं, छोटे जो छिद्र होते हैं, उनमें वाटर भरा रहता है। और जो माइक्रोपोर्स में ही जो वाटर रहता है वही प्लांट के लिए अवेलेबल रहता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से पोर्स का वाटर या एयर जो है वो अवेलेबल रहता है। तो वाटर जो माइक्रोपोर्स में उपलब्ध होता है वही पौधों के लिए उपलब्ध होता है। फिर हम बात करते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल आर डिफिसिट इन नाइट्रोजन। मतलब कि ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक सॉइल को ही ब्लैक कॉटन सॉइल हम कहते हैं। तो इसमें जो रहता है वो मेजर जो पोषक तत्व हैं, हमारे मुख्य जो पोषक तत्व हैं NPK, उनमें नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है। और अगर सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें, वो माइक्रो एलिमेंट्स की बात करें, तो उसमें जिंक की कमी देखी जाती है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में सीधा पूछता है। फिर हम बात करते हैं रेड कलर की। जो बहुत सारे मृदा के कलर होते हैं, लाल कलर, पीला कलर, काला, ठीक है। तो ये जो कलर होते हैं वो किसी न किसी प्रेग्नेंट से या किसी न किसी पोषक तत्व से होते हैं। जैसे कि रेड कलर ऑफ द सॉइल, तो वो
किससे होता है? प्रेजेंस ऑफ द हेमेटाइट मिनरल, मतलब जो आयरन के जो एलिमेंट होते हैं उनसे रेड कलर होता है सॉइल का। ये पूछता है एग्जाम में, रेड कलर ऑफ द सॉइल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमेटाइट मिनरल। तो हेमेटाइट मिनरल से ये लाल कलर होता है मिट्टी का, ठीक है। इसके बाद है डिकम्पोजिशन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर इज स्लोअर एट pH बिलो 6 एंड फास्टर बिटवीन 6 to 8 pH, मतलब कि जो डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, ठीक है, वो अगर 6 pH है या उससे कम pH है तो जो डिकम्पोजिशन की जो रेट है वो थोड़ी सी कम रहेगी। और अगर pH 6 से 8 है, मतलब 6 से ज़्यादा बढ़ गया pH और 8 तक उसकी रेंज है, तो जो उसकी डिकम्पोजिशन रेट होती है वो बढ़ जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद फिर है लीचिंग। लीचिंग क्या होता है? लीचिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स बियॉन्ड रूट जोन अलॉन्ग विथ वाटर। मतलब कि क्या होता है कि ये आपका मान के चलिए सॉइल है, ठीक है, ये आपका प्लांट है, आपने प्लांट को न्यूट्रिएंट्स दिया लेकिन वो रूट जोन से भी नीचे पहुंच गया, मतलब कि वो प्लांट के लिए अनअवेलेबल हो गया। इसको बोलते हैं लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जब न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है, या लॉस कैसे होगा, मतलब जो रूट जोन से बाहर निकल गया, पौधे को न्यूट्रिएंट्स प्राप्त नहीं होता, उसी को हम बोलते हैं लीचिंग, ठीक है। ये आपको याद रखना है। लीचिंग की जब भी बात होगी तो लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स की ही हम बात करते हैं, लॉस ऑफ वाटर की कोई बात नहीं होगी, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फिर है प्रोडक्टिव सॉइल। प्रोडक्टिव सॉइल जिसको मतलब उत्पादक मृदा हम बोलते हैं, और एक होता है फर्टाइल सॉइल जिसको बोलते हैं उर्वर मृदा बोलते हैं। प्रोडक्टिव सॉइल में ऑलवेज भी फर्टाइल, मतलब कि जो भी प्रोडक्टिव सॉइल है, उत्पादक मृदा है, वह हमेशा उर्वर होगी, फर्टाइल होगी, ये याद रखना है। बट फर्टाइल सॉइल मे नॉट बी ऑलवेज बी प्रोडक्टिव, मतलब कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो उर्वर सॉइल है, उर्वर मिट्टी है, फर्टाइल मिट्टी है, वो हमेशा प्रोडक्टिव हो। लेकिन जो प्रोडक्टिव सॉइल है वो हमेशा फर्टाइल होगी, क्योंकि वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए उसको हम प्रोडक्टिव सॉइल कह रहे हैं। अगला हमारा पॉइंट है BBF, ब्रॉड ब्रेड फरो। तो ये जो होता है ये मेनली ग्राउंड नट के लिए यूज़ करते हैं, शुगर केन के लिए यूज़ करते हैं, और ये ड्रेनेज को, एक्सेसिव वाटर को फील्ड से बाहर निकालने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। BBF, ब्रॉड ब्रेड फरो, ठीक है। ये जो है इक्रीसेट, जो कि हैदराबाद में है, ठीक है, उसने इसको इवॉल्व किया था, और ये ब्लैक सॉइल के लिए ये यूज़ किया जाता है। इसका क्या होता है, इसमें मिट्टी में ऐसे करके फरो बनाते हैं, ठीक है। मतलब जो एक फ़रो से, मतलब फ़रो की सबसे पहले तो जो चौड़ाई होती है वो होती है 120 सेंटीमीटर, ठीक है, और ज़मीन से जो ऊंचाई होती है फ़रो की वो होती है 15 सेंटीमीटर, ये हो गई ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। और एक फ़रो से दूसरे फ़रो के बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, वो होती है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो फ़रो होते हैं, ऊँचे फ़रो होते हैं, रेस्ड बेड जो होते हैं, उन पर ही आप क्रॉप की सोइंग करते हैं या उनको लगाते हैं। और जो नीचे वाला फ़रो होता है उसमें से एक्सेसिव वाटर जो रहता है वो फील्ड से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये पूछता है BBF किसने इवॉल्व किया, तो इक्रीसेट ने। फिर इसके बाद है फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन इन लो लैंड पेडी एट रिड्यूस जोन। मतलब कि जो आपका धान है, जो आपका पेडी है, उसमें जो फर्टिलाइज़र की जो आप एप्लीकेशन करते हैं, जो छिड़काव करते हैं, वो रिड्यूस जोन में देते हैं। यानी कि सॉइल की जो 10 mm के बाद की जो जगह होती है उसी को हम रिड्यूस जोन कहते हैं, ठीक है। और ये अमोनिकल फर्टिलाइज़र जो भी होते हैं, क्योंकि धान में अमोनियम का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनके लिए रिड्यूस जोन में ही फर्टिलाइज़र को देना होता है, ये आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं सबमर्ज्ड सॉइल या राइस फील्ड की। मतलब ऐसी सॉइल जो पानी से भरी हुई है उसको हम सबमर्ज्ड बोलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट इज़ बेनिफिटेड कंपेयर टू अदर नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र। जो नत्रजनधारी उर्वरक हैं उनमें जो अमोनियम सल्फेट कैटेगरी का जो उर्वरक होता है, फर्टिलाइज़र होता है, वह ज़्यादा उपयोग में किया जाता है, उपयोग लिया जाता है, और उसका जो प्रभाव भी ज़्यादा अच्छा दिखता है, ठीक है। ये रिड्यूस जोन में ही हम देते हैं। फिर इसके बाद है एक्सेसिव नाइट्रोजीनस फर्टिलाइज़र रिड्यूस द शुगर कंटेंट ऑफ शुगर बीट। मतलब कि अगर नाइट्रोजन की ज़्यादा अधिकता हो गई है, आपने नाइट्रोजन को ज़्यादा यूज़ किया है, एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन किया है आपने, तो उसमें क्या होता है, जो शुगर, मतलब जो शक्कर की मात्रा होती है शुगर बीट में, चुकंदर में, वो कम हो जाती है। ज़्यादा नाइट्रोजन देने से चुकंदर में जो शक्कर होती है, शुगर कंटेंट होता है, वो कम हो जाता है। फिर है ब्लास्ट एलिमेंट। तो एल्युमिनियम और सिलिकॉन को हम ब्लास्ट एलिमेंट कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
फिर है ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन इंडियन सॉइल्स इज़ जनरली लेस देन 0.5%, मतलब कि जो हमारी भारतीय मिट्टी है, इंडियन सॉइल है, उनमें जो ऑर्गेनिक मैटर की जो मात्रा होती है वो 0.5% से भी कम होती है या 0.5% तक होती है। तो ये सब पॉइंट थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब आपको याद रखना है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।